WWE के स्टार्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो एथलीट, एक्टर और स्टंटमैन का मिक्सचर होते हैं। वैसे तो हर मूव और टक्कर को उनके अनोखे अंदाज के चलते एक स्टंट माना जा सकता है, लेकिन कई मौकों पर WWE स्टार्स को ऐसे असली स्टंट करने का काम सौंपा जाता है जिस पर जैकएस की कास्ट को भी नाज होगा। हालांकि ये हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं होता, जो कि कारण बनता है कुछ ऐसे मौकों का जहां कोई बाल बचता है, किसी को बहुत खतरनाक चोट लग जाती है और बहुत कम मौकों पर ही सही, लेकिन स्टंट करने वाला खुद ही मुसीबत के चपेट में आ जाता है। मैं हूं एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से और ये हैं 10 सबसे खतरनाक WWE स्टंट्स। शुरू करते हैं। नंबर 10, प्लेइंग विद फायर। WWE स्टार्स को गर्मा गर्मी बड़ी पसंद होती है, लेकिन मुझे पता चला है कि उनमें से ज्यादातर स्टार्स ऐसे मैच और सेगमेंट से दूर रहना पसंद करते हैं जिसमें सचमुच में आग का इस्तेमाल हो रहा हो। ये केन थे जिन्होंने WWE टेलीविजन पर आग को एक आम चीज बना दिया। द बिग रेड मशीन के पूरे करियर के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जिसमें वो बहुत आसानी से जल सकते थे। एक कंट्रोल्ड स्टूडियो सेटिंग में इंटरव्यू के दौरान जिम रॉस को आग लगा देने में खतरा ना के बराबर होता है, लेकिन एक लाइव दर्शकों से भरे एरिना में पूरी सावधानी बरतने के बाद भी चीजें इतनी आसान नहीं होती और कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। जैसे कि 1998 रॉयल रंबल में केन बुरी तरह से जल सकते थे जब उन्होंने रिंग के एंट्रेंस के रास्ते में एक पेट्रोल डालकर आग लगा दी। अलग अलग इन्फर्नो मैच में तो उन्हें सच में आग के हवाले कर दिया गया था और फिर उन्होंने MVP के साथ भी ऐसा ही किया। ऐसा खास तौर पर तैयार की गई पैडेड रिंग कॉस्ट्यूम के कारण हो पाया। बेशक ये सब रेसलमेनिया 22 में मैक फॉली को एक जलती हुई टेबल पर मारी गई एज की स्पेयर के सामने फीका है। एक ऐसा स्टंट जो इसमें छुपे खतरे के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा शानदार रहा। नंबर 9, अ व्हीली बैड लैंडिंग। 2012 की शुरुआत में पॉल जैक राइडर को काफी ज्यादा मुसीबतों से गुजरना पड़ा था और मेहनत करके इन मुसीबतों से सामना करने की हिम्मत जुटाने के बाद WWE ने लॉन्ग आइलैंड IC को जाहिर तौर पर सजा दी और उन्हें एक के बाद एक बेइज्जती का सामना करना पड़ा। जैसे कि जॉन सीना ने ईव को उनसे छीन लिया, जिसने आगे जाकर रेसलमेनिया में राइडर को पैरों के बीच लात मार भी दिया। लेकिन देखा जाए तो इस क्रिएटिव आइडिया ने उन्हें उतना दर्द नहीं दिया जितना कि उन्हें तब हो सकता था जब अपने केन ने उन्हें रॉ के स्टेज से नीचे फेंक दिया था। राइडर व्हीलचेयर पर बैठे एक आसान शिकार थे क्योंकि पिछली बार डेविल्स फेवरेट डीमन के हाथों उनकी जोरदार पिटाई हो चुकी थी। जब वो इसके बारे में बात कर रहे थे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था, लेकिन असल में करने के समय सब कुछ इतना आसान नहीं था। नीचे बने स्टेज से तेजी से धकेले जाने की वजह से इंटरनेट चैंपियन के पास इतना समय नहीं था कि वो खुद को संभाल सके, जिससे कि उनके घुटनों और टखनों को कोई नुकसान ना हो। राइडर ने बाद में खुलासा किया कि इस तरह से गिरने के कारण उनकी पीठ में जोर का झटका लगा था, लेकिन इससे और भी ज्यादा बुरा कुछ हो सकता था। नंबर 8, डंप्ड ऑफ द स्टेज। जैक राइडर WWE के स्टेज से बाहर फेंके जाने वाले पहले इंसान नहीं थे और मैं सोशल मीडिया कंपनी टाउट के अपने सारे शेयर्स की शर्त लगाता हूं कि वो आखिरी भी नहीं होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि राइडर का गिरना बहुत ही भयानक था, लेकिन कम से कम उन्हें पता तो था कि उनके साथ क्या हो रहा है और जितना हो सके अपनी सुरक्षा पर ध्यान दे सकते थे। लेकिन 2 फरवरी 1998 को रॉ के एपिसोड में टेरी फंक और मैक फॉली की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। हार्डकोर लेजेंड्स को न्यू एज आउटलॉस ने एक कचरे के डब्बे में बंद कर दिया था और ऐसा दिखाया जैसे वो उन्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए रैंप पर नीचे धकेल देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने इसकी जगह पूरी तबाही मचाने का फैसला किया। हालांकि रोड डॉग ने बाद में फैंस को बताया कि ये सब करने में सावधानी बरती गई थी और विंस मैकमैन खुद ही ये करके देख रहे थे, जिससे कि ये ध्यान रखा जा सके कि किसी को चोट ना लगे। लेकिन फिर भी एक ही पल में कुछ भी गड़बड़ हो सकती थी। कई सारे रिप्ले, JR की जबरदस्त कमेंट्री, अपने साथियों की फिक्र में लॉकर रूम का खाली हो जाना और दी आउटलॉस का भड़के हुए विंस को समझाने की कोशिश करना, इन सब के बाद लोगों में सिर्फ बेचैनी बढ़ाने का काम कर रहा था। नंबर 7, फैंगिंग, बैंगिंग एंड हैंगिंग। द मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस। उन्हें क्या पसंद है? लोगों को किडनैप करना, उन्हें टॉर्चर करना, इंसानों की बलि देने की कोशिश करना। अंडरटेकर और उनके खतरनाक साथियों के गिरोह के लिए कुछ भी हद से ज्यादा नहीं था। उनकी कुछ और अजीबोगरीब हरकतों को देखते हुए 1 फरवरी 1999 के रॉ के एपिसोड में मिनिस्ट्री का गैंगरेल को फांसी देना कहीं से भी हद से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन काफी आसान दिखने के बावजूद भी यह स्टंट बहुत बड़ी दुर्घटना के करीब आ गया था। मिनिस्ट्री के लोगों को WWE के प्रॉप मास्टर रिची पोजनर ने उस दिन पहले ही कहा था कि जिस रस्सी को उन्होंने इस्तेमाल के लिए चुना था वो सही नहीं थी, क्योंकि ये बिल्कुल नई थी और ये पक्के तौर पर उस मौके पर धोखा दे जाएगी। अफसोस की बात है कि उन्होंने उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया और जब उन्होंने वैम्पायर को उसके गले में फंदे डालकर लटकाया तो रस्सी ने वही किया जिसका पोजनर को डर था।
सांस लेने के लिए तड़पते हुए और अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी को खत्म होते हुए देखकर छटपटाते हुए गैंग्रेल मीडियन को किसी तरह से ये इशारा देने में कामयाब हो गए कि वो मुसीबत में है और डेनिस नाइट उनकी बात अपने साथियों को समझा पाए, जिन्होंने उन्हें सही समय पर छोड़ दिया। नंबर 6, एन इंस्टेंट क्लासिक। आग की ही तरह WWE में कई बार मैच और सेगमेंट्स के दौरान कांच का भी इस्तेमाल किया गया है। हम सभी को मार्टी जेनेटी का बार्बर शॉप की विंडो को तोड़कर गिरना याद होगा और शॉन माइकल्स को देर से ही सही लेकिन अपने कर्मों का फल मिल गया जब कई साल बाद उन्हें जेरेट्रॉन 5000 का सामना करना पड़ा। आग के उलट नकली कांच बनाना काफी आसान है और इससे होने वाले स्टंट बहुत ही ज्यादा सुरक्षित ढंग से किए जा सकते हैं, लेकिन कर्ट एंगल और शेन मैकमैन की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी और 2001 के किंग ऑफ द रिंग पेपर व्यू में WWE की प्रॉप्स टीम ने शो के सेट पर आसानी से टूटने वाले कांच का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि ये पास में होने वाली आतिशबाजी के कारण टूट जाएगा। ओलंपिक हीरो और बॉसेस सन को ये तब तक पता नहीं था जब तक कर्ट ने शेन को उनकी खतरनाक स्ट्रीट फाइट वाले मैच के अंत में सुप्लेक्स मारकर कांच तोड़ने की कोशिश नहीं की। मैकमैन पहली कुछ कोशिशों में टकरा कर गिर गए। उनके सर का पिछला हिस्सा कंक्रीट की फर्श पर एक भयानक सी आवाज के साथ टकराया। कांच के टुकड़े करने के चक्कर में एंगल ने उन्हें सर के बल उसमें लड़ा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों लोगों को टांके लगाने पड़े। नंबर 5, बिग शो ब्रेक्स द रिंग। रिंग का कोई हिस्सा टूट जाना WWE के सबसे शानदार स्टंट में से एक है। इस पर फैंस हमेशा कुछ न कुछ रिएक्ट करते हैं क्योंकि WWE इसे बहुत कम करता है और शायद ही किसी को इस बात का अंदाजा होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन फिर भी बिग शो का टॉप रो पर चढ़ना शायद सबको पहले ही ऐसी उम्मीद दिला दे क्योंकि वो 3 ऐसे मौकों में शामिल रहे हैं जहां रिंग पूरी तरह से टूट गई थी। ये पहली बार तब हुआ जब 12 जून 2003 को स्मैकडाउन के एपिसोड में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एथलीट ने WWE टाइटल के लिए ब्रॉक लेसनर को टक्कर दी थी। शो एक सुपर चोक स्लैम मारने वाले थे कि तभी द नेक्स्ट बिग थिंग ने इसे काउंटर करते हुए एक सुपरप्लेक्स मार दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि रिंग की रस्सियां टूट गईं, बोर्ड झुक गया और मैच को नो कॉन्टेस्ट घोषित करके खत्म कर दिया गया। ये सब शानदार तरीके से किया गया था। ये तो अच्छा हुआ कि रिंग को थोड़ा ऊपर उठाकर उसके नीचे एयर बैग रखे गए थे, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें गलत हो सकती थी और किसी को भी एक खतरनाक चोट लग सकती थी। WWE ने 2 और मौकों पर इस स्टंट को दोहराया जब बिग शो की टक्कर मार्क हेनरी और ब्रॉन स्ट्रोमैन से हुई। देखने में हैरत अंगेज एक शानदार रिंग को ब्रेक करने के लिए सही और सटीक प्लानिंग की जरूरत होती है और इसे भरोसेमंद दिखाने के लिए कुछ हट्टे-कट्टे खिलाड़ियों की भी। नंबर 4, रे मिस्टीरियोस बैकलैश व्हिप्लैश। ये तो हम जान ही चुके हैं कि बिग शो बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, इतने बड़े कि 3 अलग-अलग मौकों पर रिंग को तोड़ दें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन इतना बड़ा नहीं है? एंड्रयू हॉगिंसन और रे मिस्टीरियो। WWE में बिगेस्ट लिटिल मैन बैकलैश 2003 में एक बेमेल मुकाबले में 500 पाउंड के भयानक खिलाड़ी के खिलाफ रिंग में उतरे। आगे मिस्टीरियो के साथ वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, जिसके बाद मिस्टीरियो को स्ट्रेचर पर लेटाकर ले जाने की तैयारी शुरू हो गई। तभी सबको चौंकाते हुए शो वापस आए, मिस्टीरियो को पकड़ लिया और उन्हें बेसबॉल बैट की तरह घुमाकर रिंग पोस्ट में दे मारा। रे की टक्कर जोरदार थी और फिर वो नीचे गिरे और उनका मुंह फर्श से टकरा गया। मैच के बाद ये एंगल क्रूजरवेट को कुछ हफ्तों के लिए टेलीविजन से दूर रखने के लिए किया गया था, लेकिन उनकी इस हरकत ने उन्हें लंबे समय के लिए रिंग से दूर कर दिया। उन्हें ज्यादा खतरनाक चोटें तो नहीं आई थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके माथे पर चोट आई थी और साथ ही साथ अंगूठे और कलाई में मोच भी आई थी। साफ तौर पे वो इसके बाद बुरी तरह हिल गए और फिर कभी स्ट्रेचर पर नहीं लेटने और रिंग पोस्ट में बेसबॉल बैट की तरह न टकराने की कसम खा ली। चलिए, दिमाग काम तो किया। नंबर 3, शेन फॉल्स ऑफ द टाइटनट्रॉन। शेन फॉल्स ऑफ द टाइटनट्रॉन। मैकमैन परिवार के किसी भी सदस्य को टेलीविजन पर पागलों वाली हरकत करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें पिटने की या बेइज्जत होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी ऐसा किया क्योंकि वो दिल से तो एंटरटेनर्स ही हैं। शेन मैकमैन को ऊंचाइयों से गिरकर या कूदकर बार-बार अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। शेन पहली बार खतरनाक ढंग से तब गिरे जब साल 2000 के समर स्लैम में जब वो सेट के किनारे लगे फ्रेम पर चढ़ गए और स्टीव ब्लैकमैन उनका पीछा कर रहे थे और शेन लगभग 30 फीट ऊपर से पीछे की तरफ गिर गए। हाँ, लैंडिंग गद्दे पर हुई थी, लेकिन फिर भी ये ऊंचाई डरा देने वाली थी और शेन को इस बात का ध्यान रखना था कि वो अपने शरीर को कंट्रोल करें और सही तरीके से लैंड करें। उन्होंने ऐसा किया भी, और अगर ये पहली बार में इतना अच्छा रहा तो इसे 2 बार और करने में क्या हर्ज है। शेन ने बैकलैश 2001 में बिग शो को काफी ऊंची छलांग मारकर एल्बो मारा और फिर अनफॉरगिवन 2003 के दौरान इसे केन भी यही स्टंट आजमाने की कोशिश की जिसमें वो चूक गए।
उम्र बढ़ने या अपने पिछले मैच के बाद से लंबे समय तक बाहर रहने के बावजूद भी शेन ने दी अंडरटेकर के साथ अपने रेसलमेनिया 32 के मैच में वापसी करते हुए सल के किनारे से छलांग लगा दिया। ये और इसके साथ साथ वो शानदार टूर्नामेंट जीत ही वो कारण है जिसके लिए उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन रेसलर माना जाता है। नंबर 2, द ग्रैंडेस्ट स्पेयर ऑफ देम ऑल। हार्डीज, डडलीज और एज और क्रिश्चियन लगातार अपने टेबल लैडर और टीएलसी मैचों का स्तर इतना ऊपर लेकर जाते रहे हैं कि 50 फुट भी इसके आगे छोटा दिखाई पड़े, द बार भी नहीं। उन पर भी उम्मीद से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने का बहुत ज्यादा प्रेशर तब आ गया जब WWE ने टीएलसी का सीक्वल ऐतिहासिक रेसलमेनिया X7 में करना फिक्स कर दिया। फिर भी उन्होंने मिलकर अपनी मेहनत के साथ किसी तरह बार को थोड़ा और आगे ऊपर उठा दिया। शानदार उठापटक और स्टंट से भरे एक मैच में तीनों टैग टीम ने सबसे बड़ा कारनामा अंत के लिए बचा कर रखा था। एज और जेफ हार्डी ने एक ऐसा स्पॉट किया जहां एज ने कई बार जेफ को सीढ़ी के ऊपर से कूदते हुए स्पेयर मार चुके थे, आमतौर पर टॉप रोप से कुछ छलांग लगाते हुए। लेकिन उन्होंने मेनिया में चीजों को एक लेवल ऊपर ले जाने का फैसला किया, जिसमें द कैरिस्मेटिक एनिग्मा टाइटल वाले हुक से लटके हुए थे और रेटेड आज सुपरस्टार ने एक बड़ी सी सीढ़ी के ऊपर से छलांग लगाई और नीचे मैट पर जोर से गिरे, ये पक्का करने के इससे दोनों में से कोई भी ग्रैंड स्टेज पे शहीद ना हो जाए। सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग से होना बहुत जरूरी था। नंबर 1, ब्रोकन इन हाफ। शायद इतिहास में किसी भी WWE स्टार को अपनी आर्ट के लिए मैक फॉली से ज्यादा चोट नहीं खानी पड़ी होगी। मिसेस फॉलीज बेबी बॉय ने लगातार हर तरह की खतरनाक चोट का सामना किया है, जिनमें से कोई भी उनका करियर खत्म कर सकती थी और शायद किसी और के करियर को खत्म भी कर चुकी होती जो उन्हें करने की कोशिश करता। सेंट मिक अपने WWE करियर से पहले और उसके दौरान बहुत बार हैरत अंगेज ढंग से गिरे हैं, जिसमें से एक नहीं बल्कि 2 सबके दिमाग में अपनी छाप छोड़ गए। ये समझते हुए कि उनका किंग ऑफ द रिंग 1998 हेल इन अ सेल मैच अंडरटेकर के साथ है, जो कि एक घायल टकने के साथ मैच में जा रहे थे और इसकी वजह से इससे किसी को कोई खास उम्मीद नहीं थी, और डेडमैन और शॉन माइकल्स के बीच इससे पहले हुए सेल मैच ने खेल का लेवल काफी ऊंचा कर दिया था। फोली ने चीजों का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया ताकि वो उम्मीदों पर खरे उतर सके। और फिर क्या था, सबसे पहले ऐसा लगा जैसे वो हवा में उड़ते हुए रिंग के किनारे अनाउंसमेंट टेबल को तोड़ते हुए गिरे। फिर वो वापस ऊपर चढ़े और उन्हें केज के ऊपर से चोक स्लैम मारा गया, जिसके बाद केज को तोड़ते हुए एक स्टील चेयर के साथ फोली नीचे मैट पर गिरे और वो चेयर सीधा उनके चेहरे पर लगी, किसी अजीब मजाक की तरह। आज तक रेसलिंग इतिहास का सबसे खतरनाक नजारा।